उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। डैडी, तुम पागल हो गए हो। यहाँ इस तरह मजमा-ए आम में तौहीन कर रहे हो। अब मैं तुम पर थूकने भी नहीं आऊँगी। जूलिया उठने लगी, लेकिन इस आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मोहतरमा ज़रा सुनिए तो सही, ये आपसे किसने कह दिया कि कर्नल नादिर बुरे आदमी हैं? फिर तुमने दखल दिया। इमरान झुलाए हुए लहजे में कहा, मजबूरन दखल देना पड़ा क्योंकि मैं एक अच्छे आदमी के मुतल्लिक किसी की बुरी राय बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तो तुम ठेकेदार हो सारे ज़माने के, इमरान ने मेज़ पर हाथ मार कर कहा। कमरे के सारे ही लोग उनकी तरफ मुतवज्जो थे। नहीं, कर्नल नादिर से मेरा ताल्लुक़ है, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता। क्या ताल्लुक़ है? मैं इनकी फ़र्म का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ओहो, इमरान यखलख्त खड़ा होकर इससे मुसाफिया करते हुए बोला, मुआफ़ कीजिएगा जनाब, कर्नल नादिर के लिए मैं ज़ाती तौर पर कोई बुरा ख्याल नहीं रखता। ये अभी बच्ची है, ना समझ है। किसी ने कह दिया होगा कि कर्नल नादिर बुरे आदमी हैं। आप तशरीफ़ रखिए ना। जी हाँ, यहाँ इस कुर्सी पर। मुझे अफसोस है जनाब अपने रवैये पर। मुझे मालूम हुआ था कि कर्नल नादिर के दफ्तर में एक टाइपिस्ट की जगह खाली है। और जूली, बैठ जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। जूलिया निचला होंठ दांतों में दबाए बैठ गई। वो इस वक्त काफ़ी हसीन मालूम हो रही थी। इमरान काफ़ी देर तक बकवास करता रहा। इस आदमी ने कहा कि फ़िलहाल दफ्तर में कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन वो जूलिया के लिए जगह पैदा करने की कोशिश करेगा। फिर वो इमरान को वहीं बैठे रहने की ताकीद करके जूलिया को अपने साथ दफ्तर ले गया। जूलिया की वापसी आधे घंटे बाद हुई, मगर वो तन्हा नहीं थी। उसके साथ ना सिर्फ 2 असिस्टेंट मैनेजर था, बल्कि एक दराज़कद आदमी और भी था, जिसके चलने का अंदाज देखकर इमरान ने एक तवील सांस ली। मुबारक हो जनाब, असिस्टेंट मैनेजर ने इमरान से कहा, ये कल से काम पर आएंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, उसने गर्म जोशी से मुसाफिया करते हुए कहा। इसकी आवाज़ रिक्कत आमेज़ हो गई थी। मैं उम्र भर आपका एहसान याद रखूँगा। साथ ही इमरान ने यह भी महसूस किया कि दराज़कद आदमी उसे बुरी तरह घूर रहा है। क्यों जनाब, क्या आपकी आंखों में तकलीफ़ है? दराज़कद आदमी ने हमदर्दाना लहजे में कहा, आज तो धूप भी नहीं है, लेकिन आप स्याह ऐनक में नज़र आते हैं। स्याह ऐनक? इमरान मुस्कुरा कर बोला, मैं हमेशा तारीक शीशों की ऐनक इस्तेमाल करता हूँ, हत्ता कि रात को भी। आप मुझे इस ऐनक के बगैर नहीं देखेंगे। दरअसल मेरी आंखें बड़ी नफ़रत आगेज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको यकीनन घिन आएगी। इमरान ने ऐनक उतार दी। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख और कीचड़ से भरी हुई थी। डैडी प्लीज़, जूलिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, खुदा के लिए ऐनक लगाइए। इमरान ने फिर आंखों में ऐनक जमा ली। जूलिया का दिल इस वक्त पूरी तरह धड़कने लगा था जब दराज़कद आदमी ने ऐनक पर एतराज़ किया था, मगर इमरान की चालाकी पर वो अश अश करने लगी। दराज़कद आदमी उसे इंतहाई दर्जाए ख़तरनाक मालूम हो रहा था। वापसी पर जूलिया इमरान पर पूरी तरह बरस पड़ी। मैं इस थप्पड़ का बदला लूँगी, समझे? कभी एतमीनान से ले लेना, अब तो मैं मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या मतलब? तुम्हारा बाप बनकर रहूँगा? वैसे तुम कुछ भी समझो, मैं तुम्हें अपने फ्लैट में नहीं रखूँगी। मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। अब तुम अपने रिहायशी फ्लैट में जाओ। आहा, ठहरो, वहाँ तुमने अपना पता तो नहीं बताया? नहीं, पता मुझे कल हाज़िरी के रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा। कर्नल नादिर मौजूद था। हाँ, उसी ने स्पीड का इम्तिहान भी लिया, मगर वो सचमुच ख़तरनाक आदमी मालूम होता है औरतों के लिए। इमरान ने पूछा। तुम बिल्कुल गधे हो, जूलिया ने कहा, और इस वक्त एक हमाकत कर बैठे हो। औरतों के मामले में वो इस कदर बदनाम है कि कोई औरत इसके ऑफिस का रुख भी नहीं करती। क्या उसे ये इसके आदमियों को इस पर शुबा ना होगा? गालिबन वो लंबा आदमी इसलिए रेस्टोरेंट में आया था कि तुम्हें भी देख ले। जूलिया, ओ बेटी जूलिया, मैंने आज तक अक्लमंदी का कोई काम नहीं किया, इसलिए कह रहा हूँ कि अब तुम अपने रिहायशी फ्लैट में नहीं जा सकती। क्या है तुम्हारे सहन में? साफ साफ कहो। ये लोग हमारे मुतल्लिक इंक्वायरी ज़रूर करेंगे, और मेरा दावा है कि इस वक्त से हमारा ताक़ुब शुरू हो गया होगा। लिहाजा हमें इस मकान में क़याम करना चाहिए जहाँ तुम 8 अक्सर इकट्ठे रहते हो, और वैसे वो बंदा परार रहता है। तुम क्या जानो? जूलिया ने हैरत से कहा। गधा सब कुछ जानता है, मगर अमूमन खामोश रहता है। वैसे जब कभी रिंगना शुरू करता है तो लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। खैर, परवाह नहीं, इस मकान की एक एक कुंजी 8 के पास रहती है। तुम्हारी कुंजी इस वक्त भी तुम्हारे पर्स में मौजूद होगी। मुझे हैरत है कि तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो। मेरा नाम इमरान है, कैप्टन फयाज नहीं। तुम इसी लंबे आदमी के चक्कर में थे। हाँ,
तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करा देते? मुझे नादिर के दफ्तर में टाइपिस्ट क्यों बना रहे हो? अरे इसके खिलाफ सबूत भी तो मुहैया करने होंगे। सबूत पहले से ही मौजूद हैं। परवीन के फ्लैट में कुछ ऐसे निशानात भी थे जो ना परवीन की उंगलियों के थे और ना तुम्हारी उंगलियों के। हो सकता है कि वो इसी की उंगलियों के निशानात रहे हों। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें इसके ऑफिस में जगह दिलवाई है कि तुम किसी तरह से उसकी उंगलियों के निशानात हासिल करो, फिर उनका दूसरे निशानात से मुवाजना करके कोई कार्रवाई की जाए। तो मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। कोई चक्कर और भी है। मौत का चक्कर पढ़ा है तुमने? बड़ा शानदार नावल था। बात ना उड़ाओ, छोड़ो भी। हम आज से एक बिल्कुल नई जिंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। अब के जाड़े के लिए तुम मेरा स्वेटर किस डिज़ाइन का बनाओगी? बूढ़े बाप को दस्तानों की ज़रूरत भी पेश आएगी। मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं, और ये पसंद है कि कैप्टन फयाज मुझे पकड़कर जेल में ठोंस दे। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा हो जाए। तुम इसी काबिल हो। बूढ़े बाप की बद्दुआएं ना लो, समझी? सब समझती हूँ। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? बस आखिरी तमन्ना ये है कि किसी शरीफ आदमी से तुम्हारी शादी करके बाकी ज़िंदगी हॉलीवुड में गुजारूं। शट अप, बाप से बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, बुरी बात है। मैं यहीं सड़क पर तुम्हारी दाढ़ी नोच लूँगी और क़यामत के दिन रूसिया उठोगी। तुम खुद उठोगे रूसिया। मेरे वाले साहब दाढ़ी नहीं रखते, इसलिए महफूज हूँ। तुम अब मेरे साथ कहाँ जा रहे हो? जूलिया झुल्ला गई। वहीं जहाँ के पहले कह चुका हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। गुरदासपुर और मुझे टंडवाला यार पहुँचा देगा। बकवास ना करो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। जब एक बेटी बाप से इस तरह गुफ्तगू करे तो समझ लो कि कोई आसमानी कहर नज़दीक है। कन्फ्यूश नहीं ने यही कहा था। अगर कन्फ्यूशस ना कहता तब भी कम से कम बेटी ये तो ज़रूर महसूस करती कि एक आदमी ताक़ुब कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। इमरान ने संजीदगी से कहा, बस चुपचाप चलती रहो और आगे बस स्टैंड पे रुककर हम किसी बस में बैठ जाएंगे। खबरदार इसके खिलाफ ना हो, वरना नतीजा कि तुम जिम्मेदार होगी। जूलिया को इमरान का ये लहजा बड़ा डरावना मालूम हुआ। वो चुपचाप चलती रही। कभी कभी वो इमरान से सचमुच खौफ महसूस करने लगी थी। वो एक बस में बैठकर इस सड़क पर आए जिसकी गली में वो मकान वाक़या था। गली साफ सुथरी और कुशादा थी और यहाँ ज़्यादातर मुतवस्सित तबका के लोग आबाद थे। जूलिया ने पर्स से कुंजी निकालकर कुफल खोला और वो दोनों अंदर आए। आहा, इमरान ने कहा, यहाँ फ़ोन भी मौजूद है। तब तो फिर काम बन गया। क्या काम बन गया? अब तुम अपने साथियों में से 2 चालाक तरीन आदमी मुंतखब करो जो यहाँ आकर इस आदमी की निगरानी करे। क्या सचमुच कोई हमारा ताक़ुब कर रहा था? पता नहीं किस खदे ने तुम्हें इस महकमे के लिए मुंतखब किया है। शट अप, जूलिया झुंझला गई। अगर कोई आदमी ताक़ुब करता भी रहा है तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें इस तरह मुझे कर्नल नादिर के दफ्तर में भेजना ही ना चाहिए था। हाँ, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। मुझे एतराफ़ है कि मैंने ही उसे अपने ताक़ुब पर मजबूर किया है। उससे बड़ी हमाकत और क्या हो सकती है? चलो फ़िलहाल उसे हमाकत ही समझ लो। जो मैं कहूँ करती जाओ। तुम इसका वादा कर चुकी हो, वरना मुझे किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं समझे। जब तक तुम मुझे पूरी स्कीम से बाखबर ना करोगे मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर मैं रास्ते से हट जाऊँ तो तुम इस घर से बाहर कदम निकालने की भी हिम्मत ना कर सकोगी। जूलिया किसी सोच में पड़ गई। फिर वो खिड़की के करीब गई और झांक कर बाहर देखा। गली के मोड़ पर एक आदमी कुछ इस अंदाज से खड़ा नजर आया जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। इमरान ने एक कुर्सी पर गिरकर अपनी आंखें बंद कर ली। जूलिया फ़ोन की तरफ वापस आई, लेकिन फिर डायल करते करते रुक गई। 2 मिनट खामोश खड़ी रही, फिर खिड़की की तरफ आकर एक बार फिर बाहर झांकने लगी। वो आदमी अब गली के अंदर दाखिल होकर सामने वाले मकानात की लाइन को इस तरह देख रहा था जैसे उनके नंबरों से किसी मखसूस मकान का पता मालूम करना चाहता हो। जूलिया बड़ी तेज़ी से फ़ोन की तरफ पलटी और कैप्टन खावर के नंबर डायल करने लगी। कैप्टन खावर से उसने वो सब कुछ कहा जो कुछ दिन पहले इमरान कह चुका था, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि मकान में उसके साथ और कौन है। खावर ने जवाब में कहा कि वो और कैप्टन जाफरी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो रिसीवर रख कर मुड़ी, इमरान उसकी तरफ चिंगम का पैकेट बढ़ाता हुआ बोला, हो सकता है कि हमें रात के खाने के बजाय चिंगम ही कनात करनी पड़े। जूलिया कुछ नहीं बोली। वो गौर से इमरान की तरफ देख रही थी। तुम क्या करना चाहते हो? उसने आहिस्ता से कहा। क्या बताऊं, यहाँ तो ग्रामोफोन भी नहीं है, वरना ये वॉल्स नाचता। वैसे अपनी तरफ एक होता है तिगनी का नाच, जिसमें ना ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत होती है और ना रक्स करने की, लिबास की। हम कुछ नहीं, फ़िलहाल मैं सिर्फ सब्र करना चाहता हूँ। अगर रात यहीं बसर करनी है तो बसर कर लेंगे। इमरान ने लापरवाही से कहा, तुम्हारे सर पर बसर कर लेंगे, यहाँ बिस्तर नहीं है। फ़र्ज़ कर लेंगे हम अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, यानी ज़मीन पर लेटेंगे बिस्तर के बगैर।
मेरा दिमाग मत चाटो वरना तुम्हें कत्ल करके फरार हो जाऊंगा। हाँ, मेरा गुस्सा बड़ा ख़राब है। जूलिया बड़बड़ाती हुई दूसरे कमरे में चली गई। दूसरी सुबह जूलिया को कर्नल नादिर के दफ्तर जाना पड़ा और इमरान साथ ही साथ घर से बाहर निकले, लेकिन करीब व दूर उन्हें कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखाई दिया जिसके मुतल्लिक शुबा किया जा सकता कि वो इनकी निगरानी कर रहा है। सड़क पर कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक बस में बैठ गई और इमरान दूसरी सड़क पर मुड़ गया। वैसे जूलिया मुस्तरिब ज़रूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान क्या करना चाहता है। पिछली रात उसने एक बार एक्सटो को फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हुआ, बल्कि ये भी मालूम ना हो सका कि लाइन इंगेज है या क्लियर। किस किस्म की आवाज़ नहीं मालूम हुई, सिर्फ हवा की साएं साएं सुनती रही जो माउथपीस के सुराखों से घुसकर कान तक पहुंच रही थी। उसने इसका तस्करा इमरान से भी किया था और इमरान ने इस पर कहा था हो सकता है कि निगरानी करने वालों ने तार काट दिए हों, लेकिन जूलिया कटे हुए तार देखने के लिए बाहर नहीं निकली थी। दफ्तर पहुंचकर उसने हाजिरी के रजिस्टर में अपना नाम जूलिया हैवर्थ लिखा और इमरान ने उसे यही नाम बताया था क्योंकि वो खुद डेक्स्टर हैवर्थ था। और जूलिया ने पिछली रात डेक्स्टर को डस्टर बनाकर इमरान का खूब मजाक उड़ाया था। असिस्टेंट मैनेजर ने उससे कुछ फाइल दिए जिसमें उसे तकरीबन निस्फ दर्जन नकलें तैयार करनी थी। काम बहुत मामूल सा था जो 1 घंटे बाद ख़त्म हो गया। उसने असिस्टेंट मैनेजर से मज़ीद काम के लिए कहा। ओह मिस हैवर्थ, बस अब फ़िलहाल आपका बेकार बैठना पड़ेगा। मैनेजर मुस्कुराया। वो तो मैंने ज़बरदस्ती आपके लिए जगह खाली कराई है, महज इसके लिए कि आप कर्नल नादिर को करीब से देख सकें। मैं इतने अच्छे आदमी के मुतल्लिक किसी की भी बुरी राय बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ कभी कोई लड़की मुस्तकिल तौर पर नहीं रुकती, लेकिन इसकी वजह वो नहीं है जो आम तौर पर बयान की जाती है, बल्कि लड़कियाँ उकता जाती हैं। यहाँ के शरीफ आदमी इनसे फ्लर्ट नहीं करते, उन्हें यहाँ रूखी फीकी ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ तनख्वाह से काम होता है, कोई फ्लर्ट करने वाला उनके लिए तोहफे नहीं खरीदता। कर्नल नादिर एक बाअसूल आदमी है। उनका ख्याल है कि अगर उनके ऑफिस में कोई लड़की काम करती है तो उसे लड़की ना समझा जाए, जिन्स मुकाबिल की हैसियत से उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव ना किया जाए जिसकी बिना पर ऑफिस के औकात में उसे अपनी जिन्स का एहसास हो सके। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के जवाब में जूलिया ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अपनी गलतफहमी पर अफसोस है। असिस्टेंट मैनेजर फिर शुरू हो गया। कर्नल नादिर अपने आदमियों से बराबरी का बर्ताव रखते हैं। वो अक्सर क्लर्कों को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके घरों में पहुंचा आते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। पिछले 6 माह से एक क्लर्क की बीवी तक में मुब्तला है। कर्नल नादिर अपनी जेब से उसका इलाज करा रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा बॉस इस ज़माने में? और मैं क्या क्या बताऊँ मिस हैवर्थ, कर्नल नादिर एक अजीम आदमी है। जूलिया सब कुछ तस्लीम करती गई, लेकिन किसी मर्द के मुतल्लिक औरतों की छठी हिस्स फौरन ऐलान कर देती है कि वो किस तरह का आदमी है। जूलिया ने पहली ही नज़र में कर्नल नादिर के बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं की थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस किया था कि उसकी शख्सियत में अपनी बात मनवाने की सलाहियत भी बददर्जा अतम मौजूद है। ऑफिस ख़त्म होने पर 4:30 बजे वो बाहर निकली। कर्नल नादिर अपनी कार की तरफ जा रहा था। जूलिया को देखकर रुक गया। घर जा रही हो? उसने बड़ी शफकत से पूछा। जी हाँ, चलो मैं अपनी गाड़ी में पहुंचा दूं। अरे नहीं, आपको तकलीफ होगी। जूलिया घबरा गई। उसे तवक्को नहीं थी कि पहले ही दिन वो इतनी बेतकल्फी से पेश आएगा। नहीं, कोई बात नहीं। कर्नल नादिर ने उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे कार की तरफ ले जाते हुए कहा। इस दूसरी बेतकल्फी पर जूलिया बिल्कुल ही नर्वस हो गई। कर्नल नादिर की शख्सियत में ना जाने कौन सी कुव्वत थी जिसके तहत जूलिया जैसी दलेर औरतों की ज़बानें भी गंग हो गई। जूलिया चुपचाप अगली सीट पर बैठ गई। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है और उसके साथ कौन है। तकरीबन 15 मिनट तक वो यही कैफियत में रही। फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक बड़ी हमाकत कर बैठी है। उसे अपनी कमज़ोरी पर गुस्सा आ गया। कबल इसके वो कुछ कहती। कर्नल बोला, क्या बात है? कुछ नहीं, मगर मैं उधर मेरा मकान जैदी लैन में है, 0 रोड पर। ओहो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा था शायद सही जा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम आगे से मुड़ जाएंगे। इस वक्त वो मॉडल टाउन में थे। उसे शहर का आबाद और गैर आबाद हिस्सा कहा जा सकता है। आबाद के साथ ही गैर आबाद यूँ कहा जा सकता था कि इमारतों एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थी और यहाँ बड़े बड़े लोग आबाद थे, इसलिए यहाँ दिन को भी उल्लू बोलते थे। जूलिया इसकी कार मोड़ने की मुंतज़िर रही, लेकिन कार मॉडल टाउन से भी गुजर गई और अब वो एक वीराने में जा रही थी। अचानक जूलिया को अपना पर्स याद आया जो उसकी गोद में नहीं था। क्या तुम्हें अपने पर्स की तलाश है? कर्नल नादिर ने पूछा। हाँ, जूलिया के हलक से भराई हुई सी आवाज़ निकली। वो मेरी रानों के नीचे है। तकरीबन हाथ में वो पर्स अच्छा नहीं लगेगा जिसमें 0.25 का कोई पिस्तौल भी मौजूद हो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। तुमने मेरे मुतल्लिक यही ख्याल ज़ाहिर किया था। क्यों?
नहीं, चुपचाप बैठी रहो। कार की रफ्तार बहुत तेज़ है, तुम उतर नहीं सकती और ना मुझ पर हमला कर सकती हो, क्योंकि इस सूरत में मुमकिन है मेरा हाथ बहक जाए और हम दोनों किसी दरख्त से टकरा कर फना हो जाएं। जूलिया पर एक बार फिर बदहवासी तारी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर एक स्याही वैन आती दिखाई दे रही थी। जूलिया ने शदीद ज़हनी हिजान के बावजूद भी यही सोचा कि इसमें इमरान के अलावा और कोई नहीं होगा। कर्नल नादिर की नज़र विंडो शेल्ड पर पड़ी। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने कार रोकी। जूलिया ने दरवाज़ा खोलकर उतरना चाहा, लेकिन कर्नल नादिर ने उसका बाजू पकड़ लिया और जूलिया को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसका बाजू टूट ही जाएगा। उसे यकीन था कि पीछे आने वाली वैन में उसका कोई ना कोई मददगार ज़रूर होगा, इसलिए उसने अपनी आवाज़ में खुद एतमादी पैदा करते हुए कहा, मेरा बाजू छोड़ो, मैं तुमसे ज़रा बराबर भी खाइफ नहीं हूँ। जवाब में कर्नल नादिर ने एक जहरीला सा कहका लगा कर कहा, उतरो। तुम नहीं उतरूंगी, तुम्हारी मर्जी। कर्नल ने लापरवाही से अपने शानों को जुम्बश दी और सीट ही पर बैठा रहा। इतने में वो वैन भी करीब आ गई। स्याह रंग की एक छोटी सी वैन थी, लेकिन स्टीयरिंग के पीछे इमरान या जूलिया के किसी दूसरे मददगार की बजाय वही दराज कद आदमी मौजूद था जिसके लिए उसे कर्नल नादिर के दफ्तर में मुलाजमत करनी पड़ी थी। वो नीचे उतरा और कर्नल नादिर की कार का दरवाज़ा खोलकर बड़ी बेदर्दी से जूलिया को नीचे खींच लिया। उधर ले चलो, झाड़ियों में। कर्नल नादिर एक तरफ हाथ उठाकर बोला। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। जूलिया चीख चीख कर उन्हें गालियां देने लगी। दफतन दराजकद आदमी ने दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़ ली और दांत पीस कर बोला, गला घोंट कर मार डालूंगा। फिर उसने नीचे झुककर उसे अपने हाथों में उठा लिया। जूलिया दोनों हाथों से उसके सर के बाल नोचती रही, मुंह पर थप्पड़ लगाती रही, लेकिन वो उससे इस तरह उठाए चलता रहा। फिर एक जगह कर्नल नादिर के कहने पर उसे ज़मीन पर पटक दिया। जूलिया के सख्त चोट आई और साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये लोग ज़रा बराबर भी रहम ना करेंगे। वो खामोश हो गई और ज़मीन से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक बड़े से चाकू की नोक उसके सीने से आ लगी, जिसका दस्ता कर्नल नादिर के हाथ में था। कर्नल नादिर दराजकद आदमी से कह रहा था, तुम दोनों गाड़ियाँ इधर ही ले आओ, इनका सड़क पर होना ठीक नहीं है। दराजकद आदमी सर हिलाता हुआ चले गया। अब बताओ कि तुम हकीकतन कौन हो? कर्नल नादिर ने जूलिया से कहा, मैं बहुत सिफाक आदमी हूँ, तुम्हें सच बोलने पर मजबूर करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। जूलिया कुछ ना बोली, लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खामोशी चाकू की नोक गोश्त ही में उतार देगी। मैं एक गरीब लड़की हूँ। उसने दर्दनाक आवाज़ बनाने की कोशिश की। गरीब लड़कियाँ अपने पर्स में रिवॉल्वर नहीं लिए फिरती। जूलिया फिर खामोश हो गई। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। ऊंचे दरख्तों पर नमनाक सी नारंगी रंग की धूप कपकपा रही थी। बोलो, नादिर ने कहा और चाकू की नोक पर दबाव बढ़ गया। जो कुछ बताना था बता चुकी, अब तुम जो कुछ भी कहो कह दो। पता नहीं तुम क्या चाहते हो? जूलिया ने दिल मजबूत करने की कोशिश करते हुए कहा। इतने में दराजकद आदमी कर्नल नादिर की कार वहां ले आया और उसे छोड़कर दोबारा सड़क की तरफ चला गया। सड़क और उस जगह के दरमियान ऊंची नीची झाड़ियां हाइल थी। कार को लाने के लिए उसे एक नाले पर से उतरना पड़ा था। अच्छा, कर्नल नादिर ने चाकू की नोक उसके सीने से हटाते हुए कहा, वही तुमसे समझेगा, मैं उससे ज़्यादा सफाक नहीं हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम पर रहम आता है। वो पहले तुम्हें दोनों कान काटेगा, फिर नाक, फिर उंगलियाँ, हत्ता कि तुम बताओगी या मर जाओगी। जिस वैन में वो आया है इसमें ज़मीन खोदने का सामान भी मौजूद है। फिर तुम खुद समझ सकती हो कि तुम्हारी लाश भी किसी को ना मिलेगी। जूलिया कांप गई। वो ज़मीन पर पड़ी अपनी खुश्क होंठों पर ज़बान फिर रही थी। वो खुद में इतनी ताकत भी महसूस नहीं कर रही थी कि ज़मीन से उठ सकती। दराजकद आदमी वैन भी वहीं ले आया और इस बार उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही जूलिया की रूह फना हो गई। वो पहले से भी ज़्यादा भयानक नजर आ रहा था। इसे संभालो, कर्नल नादिर ने कहा। मैं देखता हूँ, इसने सर्द लहजे में कहा। औरतों के मामला में तुम बुज़दिली की हद तक कमज़ोर हो। वो जूलिया की तरफ मुड़ा ही था कि इमरान ने झाड़ियों से सर निकाल कर कहा, ज़रा ख्याल रहे, इसकी हड्डियाँ टूटने ना पाएं। मैं इसका ढांचा अपने ड्राइंग रूम में रखने का इरादा रखता हूँ। इमरान झाड़ियों से निकल आया। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थे। उसका रुख उन दोनों की तरफ था। इस वक्त इमरान अपनी सही शक्ल सूरत में था। जूलिया उसे देखते ही उछल कर खड़ी हो गई। अपने हाथ ऊपर उठाए रखो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक लंबे आदमी ने किसी बंदर की तरह इमरान पर छलांग लगाई, लेकिन दूसरे ही लम्हे में अपने दोनों हाथ आंखों पर रखकर ढेर हो गया, क्योंकि पिस्तौल की नाली से पानी की धारें निकलकर उसके चेहरे पर पड़ी थी। यही बर्ताव उसने कर्नल नादिर के साथ भी किया। दोनों अपने चेहरों पर हाथ रखे बुरी तरह धाड़ रहे थे। इमरान ने लंबे आदमी की कमर पर एक जोरदार लात रसीद की और वो फिर मुंह के बल जमीन पर गिरा। अरे देखती क्या हो, शुरू हो जाओ।
इमरान ने जूलिया से कहा, लेकिन उसने अपनी जगह से जुम्बश भी ना की। इमरान ने कर्नल नादिर की भी लात रसीद की और वो भी उसे गालियां देता हुआ मुंह के बल जा गिरा। ज़रा ही सी देर में वो दोनों भूत बन गए। उनके चेहरों पर मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। आंखें बंद थी और वो दर्द से चीख रहे थे, आंखों की तरह चीख चीख कर हवा से लड़ रहे थे। एक बार दराज कद आदमी उनकी आवाज़ पर उसकी तरफ मुक्का तान कर दौड़ा और इमरान ने कर्नल नादिर को उस पर धकेल दिया। दराज कद आदमी का उठा हुआ हाथ पूरी कुव्वत से कर्नल नादिर की नाक पर पड़ा और कर्नल नादिर ने धाड़ कर उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं हूँ नादिर, मैं हूँ। दरअसल कद आदमी चीखा और जूलिया बेसाख्ता हंस पड़ी। इमरान ने भी आहमकों की तरह हंसना शुरू कर दिया। फिर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ। इमरान उन्हें आवाज़ देता, आवाज़ पर झपटते और इमरान आगे बढ़कर टांग मार देता और वो गालियाँ बकते हुए नीचे चले आए। एक बार जूलिया ने इस तरह इमरान को गिरा दिया। हैं ये क्या? इमरान बुसोर को बोला, तुम्हारी बदौलत मुझे इतनी परेशानी हुई है। अब इस हमाकत का मकसद समझ में आ रहा है, अभी समझ जाओगी। इमरान सर हिलाकर बोला और वो दोनों मुखालिफ सिमतों से उसकी आवाज़ पर दौड़े और आपस में टकरा कर रह गए। दोनों की ज़बानों से गालियाँ निकली और कर्नल नादिर ने चीख कर कहा, मैं हूँ। इन दोनों की आंखें अब भी बंद थी। वो कभी कभी आंखें खोलने की कोशिश करते, लेकिन फिर इस तरह बंद कर लेते जैसे वो वहाँ नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की रोशनी हो। इस बार दराज़कद आदमी कर्नल के चीखने के बावजूद भी उसकी मुरम्मत करता रहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हवस परस्ती ने यह वक्त दिखाया। मैं तुम्हें मना कर रहा था कि लड़की को इधर न लाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे को कांटे और भंबोड़ने लगे। अब ख़त्म भी करो ये किस्सा, जूलिया ने आहिस्ता से कहा। ठहरो, उन्हें अच्छी तरह लड़ लेने दो। जब भी उनमें सकत ना रह जाएगी तो मैं बांध लूँगा। मैं कम से कम तकलीफ़ उठाने का आदी हूँ, धूल धब्बे से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। तुम खुद सोचो, अगर मैं ऐसे तरीके इख्तियार ना करूं तो मेरा काम कैसे चलेगा? ना मैं साहब इख्तियार हूं और ना मेरे हाथ में कानून। फयाज होता तो पूरी गारों के साथ चढ़ दौड़ता, लेकिन मेरा दावा है कि इसके बावजूद भी ये दोनों निकल जाते। थोड़ी देर बाद दोनों कर्नल नादिर की कार की अगली सीट पर बैठे हुए थे और कार शहर की तरफ जा रही थी। दराज़कद आदमी और कर्नल नादिर पिछली सीट पर बेहोश पड़े थे। उनके हाथ पैर जकड़े हुए थे और इमरान ने उनके मुंह पर हलक तक रुमाल ठोंस दिए थे। दराज़कद आदमी की वैन वहीं जंगल में छोड़ दी गई थी। ये एक बड़ा लंबा चक्कर था। इमरान कह रहा था, ये लोग एक जंगबाज मुल्क के एजेंट हैं। अरसा से इनकी खुफिया सरगर्मियाँ यहाँ जारी थी। उन्होंने संगमार की बास पहाड़ियों में अपने खुफिया तहखाने बना रखे थे। वहाँ उनके कैदी रखे जाते और ये कैदी अहम तरीन सरकारी ऑफिसर्स होते। वो उनसे सरकारी राज हासिल करने के लिए उन्हें तरह तरह की अजियतें देते और बाज़ुकात उनके आदमी इन गुमशुदा ऑफिसरों के ओहदे तक संभाल लेते। अब अपने महकमे के कर्नल ज़ैदी ही की मिसाल ले लो। क्या तुम्हें इन सब बातों का इल्म है? जूलिया ने हैरत से कहा, हाँ मुझे इनका इल्म है और साथ ही इस बात पर अफसोस भी है कि यहाँ इस शहर में कोई ऐसा आदमी भी है जिसकी सलाहियतों को मैं नहीं पहुँच सकता। मालूम नहीं वो कौन है, कहाँ है, लेकिन वो बड़े ख़तरनाक लम्हात में मेरी मदद करता है। उससे हमेशा फ़ोन ही पर गुफ्तगू होती है। उसने मुझे बताया था कि तुम कर्नल नादिर के ऑफिस के सामने मिलोगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कर्नल नादिर के ऑफिस में काम करने पर मजबूर करूं। क्या तुम मुझे बता सकोगी कि वो कौन है, या तुम आठों के दरमियान कोई नामा आदमी भी मौजूद है? नहीं, जूलिया ने हैरत से कहा, मैं तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला था और सोच रही थी कि X2 कितनी खूबसूरती से अपना काम निकालता है। खैर, इमरान ने एक तवील सांस लेकर कहा, कभी ना कभी तो ये मालूम होकर ही रहेगा कि वो कौन है। इमरान से बचकर कहाँ जाएगा? जूलिया इस पर कुछ नहीं बोली और इमरान ने कहा, हाँ तो शायद उन्हें ये यकीन था कि संगमार की ज़ेर तामीर सड़क के सिलसिले में उनके कैद खानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके अंदाजे के खिलाफ उनका एक कैद खाना मुनहदिम हो गया। उसके नीचे कई आदमी कुचले गए और उनका खून चट्टानों में बह निकला। जब उन्होंने ये देखा कि राज जाहिर हो जाएगा तो दूसरा कैद खाना उन्होंने खुद ही डायनामाइट से उड़ा दिया। इसी कैद खाने के पत्थरों के नीचे से कर्नल ज़ैदी की भी लाश निकली थी, लेकिन वो उन्हें वहाँ रुकते ही क्यों थे, ख़त्म क्यों नहीं कर देते थे? जूलिया ने पूछा। हो सकता है कि बेहतरों को ख़त्म भी कर देते हों। मेरा ख्याल है कि वो महज इन लोगों को ज़िंदा रखते थे जिनसे कोई अहम राज मालूम हो जाने का इम्कान नजर आता था। मगर तुम इनके खिलाफ सबूत कैसे मुहैया करोगे? मैं आज दिन भर झक नहीं मारता रहा हूँ। मैंने इनके कई खुफिया अड्डों का पता लगाया है जहाँ से कर्नल नादिर के खिलाफ काफ़ी मवाद मिल जाएगा। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं उनके सरगना को पहले ही पकड़ चुका हूँ। बुरी दाढ़ी वाला एक गैर मुल्की जो बड़ी फसीह उर्दू किसी अहल ज़बान की तरह बोलता है। वो तुम्हें कहाँ मिला? जूलिया ने हैरत से कहा। उन्हीं खुफिया अड्डों में से एक में। पहले वो रेक्सटन स्ट्रीट के आसेब ज़दा मकान में रहता था।
बहरहाल अगर ये सारे सबूत ना होते तब भी मेरा काम तो बन ही गया था। सबूत के लिए ये दराजकद आदमी काफ़ी होता जिसकी उंगलियों के निशानात परवीन के फ्लैट में मिले थे, और उसके अलावा इसकी उंगलियों के निशानात कर्नल सैदी की मेज़ और कुर्सी पर भी मिले थे। परवीन भी इसकी गिरोह से ताल्लुक़ रखती थी। उसे सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो मेरी नज़र में आ गई थी। हाँ ठहरो, लैंड कस्टम पोस्ट की इमारत आ गई थी। मुझे बहुत शिद्दत से प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आता हूँ। इमरान कार रोक कर नीचे उतर गया। वो दरअसल यहाँ से कैप्टन जाफरी को बाहैसियत X2 फ़ोन करना चाहता था। उसने उसे इतला दी कि इमरान जूलिया समेत 2 मुजरिमों को ला रहा है और वो अपने आदमियों समेत मॉडल टाउन के बाहर पहुँच जाएं। अंधेरा पूरी तरह फैल गया। इमरान वापस आया, कार स्टार्ट की, फिर इंजन बंद करके कुछ बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर गया। वो ख्वामख्वाह देर करने के लिए बोनट उठाकर इंजन देखने लगा। मकसद दरअसल ये था कि इतनी देर में जूलिया के दूसरे साथी मॉडल टाउन के करीब पहुंच जाएं और वो ड्रामाई अंदाज में इस ड्रामे का टॉप सीन कर दें। तकरीबन 15 मिनट बाद वो भी अपनी जगह पर बैठता हुआ जूलिया से बोला, क्या तुमने कोई हरकत की थी इंजन के साथ? नहीं। तो मगर ये बताओ कि तुम यक बयक इन झाड़ियों में कैसे जा पहुंचे थे? मुझे ये दराजकद आदमी अपने साथ ही ले आया था। क्या मतलब? अरे मैं इसी वैन के पिछले हिस्से में छुप गया था और तुम इतनी देर तक खामोश रहे थे। जूलिया दांत पीस कर बोली। इस वक्त भी कुछ नहीं बोले जब वो सुअर का बच्चा मुझे उठाकर झाड़ियों में ले गया था। आहा, मुझे लुत्फ आ रहा था। तुमने खूब तमाचे लगाए थे उसके। कभी ना कभी उसका बदला ज़रूर लूँगी। कबल इसके कि इमरान कुछ कहता, अचानक उससे कार की रफ्तार कम कर देनी पड़ी। सामने 7 आदमी रास्ता रोके खड़े थे। इमरान हॉर्न पर हॉर्न मार रहा था लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। उसने कार रोक दी और फिर सार्जेंट नाशाद की आवाज़ आई, उतर आओ भतीजे, चुपचाप, खैरियत इसी में है। देखा तुमने? इमरान किसी लड़ाका औरत के अंदाज में जूलिया के शाने पर हाथ मार कर बोला, ये लोग आ गए मेरी मेहनत बर्बाद करने, खुदा इन्हें गारत करे। भतीजे तुमने सुना नहीं? सार्जेंट नाशाद ने फिर ललकारा और दूसरे ही लम्हे किसी ने दरवाज़ा खोलकर इमरान को नीचे खींच लिया। अरे तुम बैठी देख रही हो, तुम्हें भेड़िया ले जाए। इमरान ने जूलिया को मुखातिब किया मगर वो कुछ बोली नहीं। वैसे उसे भी इन लोगों की ये हरकत घिरा गुजरी थी, लेकिन वो जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है X2 के हुक्म से हो रहा है। इस बेचारी को क्या इल्म कि X2 इस वक्त भी इनके करीब खड़ा इन सबको अच्छी तरह उल्लू बना रहा है। जैसे ही कार हरकत में आई, इमरान ने चीख कर कहा, खुदा करे तुम सबों की बीवियां मर जाएं और जूलिया की जिंदगी भर वो नसीब ना हो। शौहर। दूसरी सुबह इमरान अपने फ्लैट में बैठा अपने मुलाजिम सुलेमान को डेकार्ट्स का इंटरएक्शनिज्म समझा रहा था। आखिर बकवास करते करते रुक कर पूछा, क्या समझे? समझ गया साहब। क्या समझ गया? इंटरक्लॉस पेंटल ग्लैंड पर होता है इंटरएक्शनिज्म। इमरान दहाड़ा, पेंटल ग्लैंड? अबे तू कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, हमेशा जूतियां सटकाएगा। देखो कौन है बाहर, दरवाज़ा खोलो। बस दरवाजे पर बड़ी देर से कोई दस्तक दे रहा था। सलेमान ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने कैप्टन फयाज नजर आया और इमरान ने चीख कर कहा, अबे ओ सुलेमान के बच्चे, ये तूने क्या किया? फयाज अंदर आ गया। वो कहर आलूद नजरों से इमरान को घूर रहा था। सुलेमान ने चुपचाप वहाँ से खिसक गया। कुछ भी हो, फयाज कुराया, तुम्हें हथकड़ियाँ ज़रूर लगाऊंगा। तुमने मुझे भी जलील करने की कोशिश की है। क्या तुम मुजरिमों को बराह रास्त मेरे हवाले नहीं कर सकते थे? मेरे पास तुम्हारा वारंट है और चूंकि परवीन के रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात मिले थे, इसलिए तुम अदालत ही में अपनी सफाई पेश करोगे। मैं यहीं अपनी सफाई पेश कर सकता हूँ, इमरान ने गलूगीर आवाज़ में कहा। मैं सुबह उठकर नहाया हूँ, दांत साफ किए हैं हमदर्द मंजन से, और हाथ की सफाई तुम बार बार दिखा चुका हूँ। वैसे मैं तुम्हें इस तबके का आदमी नहीं समझता। रिस्क पेट की सफाई पर मुनहसिर है। इतनी सफाइयाँ दे चुका हूँ। अब अगर तुम इतनी सी जरा सी बात के लिए अदालत में खींचो तो खुदा करे तुम्हारी बीवी बेवा हो जाए। तुम शायद मजाक समझते हो। फयाज जेब में हाथ डालकर वारंट निकालता हुआ बोला, ये है वारंट, और दूसरी जेब में हथकड़ियों का जोड़ा है। मैं मजबूर हूँ, ये तुम्हारे वालिद का हुक्म है कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की रियायत ना की जाए। अरे यार, मैं उनका बेटा हूँ, रिश्वत में नहीं मिला था उन्हें। इमरान ने भी जेब में हाथ डालकर एक कागज़ निकालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों अपने कागज़ बदल कर उन्हें गौर से पढ़ें। फयाज का चेहरा तारीख हो गया। उसे मुजरिम महकमा खारजा के तवस्से मिले थे और महकमा खारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान थे। ऐसी हालत में उसे पहले ही से खदशा था कि शायद वो इमरान पर हाथ न डाल सके। वो जानता था कि सर सुल्तान की नज़रों में इमरान की कितनी वक़्त है। वैसे ये बात तो इसके फरिश्ते में नहीं सोच सकते थे कि इमरान भी महकमा खारजा के किसी शोबे का आला ऑफिसर हो सकता है।
उसने इमरान के हाथ से अपने हासिल किए हुए वारंट की मनसूखी का हुक्मनामा लेकर देखा और उसके होंठ भी खुश्क हो गए। मैं नहीं मानता, फयाज ने खुशियाने अंदाज में कहा। अभी मालूम किए लेता हूँ, फिर देखूंगा तुम्हें। इस बार ज़रा सुरमा लगा कर देखना ताकि मैं वहीं का वहीं मर कर रह जाऊं। अरे बाप रे, ज़रा सोचो तो, तुम्हारी आंखों में सुरमा। फयाज ने टेलीफोन अपनी तरफ खींचकर किसी को फ़ोन किया और जब गुफ्तगू शुरू की तो मालूम हुआ कि वो इसी मैजिस्ट्रेट से हम कलाम है जिसने इमरान की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। लेकिन शायद दूसरी तरफ से मिले हुए जवाबात मायूस कुन थे, क्योंकि ज़रा सी ही देर में फयाज के चेहरे पर बरौनी छा गई और आंखों से बेबसी झलकने लगी थी। रिसीवर रखकर उसने जेब से रुमाल निकाला और पेशानी से पसीना पहुँचने लगा। कोका कोला मंगवाऊं तुम्हारे लिए? इमरान ने बड़े अदब से पूछा। आज मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, फयाज धाड़ा। इस तरह तुम अपनी आइंदा नस्लों पर रहम करोगे, खुदा तुम्हारी मगफिरत करे। इस्तीफ़ा देने के बाद सीधे यहीं आना सुपर फयाज, मैं तुम्हें दूसरा धंधा बताऊंगा। बकवास मत करो, फयाज ने दांत पीस कर कहा और कमरे से निकल गया। इमरान के होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। फिर अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ जूलियाना फिट्सवाटर थी। उसने इमरान के टेलीफोन के वो नंबर डायल किए थे जो टेलीफोन डायरेक्टरी में मौजूद थे। हेलो इमरान, इमरान का जनाजा तैयार है, आकर शिरकत करो, वो रो देने वाली आवाज़ में बोला। तुम लोग बड़े एहसान फरामोश हो, तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत की और तुमने मेरे साथ ये बर्ताव किया। मैं क्या करती, दूसरों ने। उल्लू बनाती हो मुझे ये उसकी हरकत मालूम होती है। उससे लिख लो कि मैं फयाज ही की तरह अनकरीब उसका भी बेड़ा गर्क कर दूंगा। पता नहीं तुम किस आदमी का तस्करा कर रहे हो, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। मगर तुम्हारे वारंट का क्या हुआ? तुमसे मतलब, तुमने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। नहीं, बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, दरवाज़ा बंद किए बैठा हूँ, पता नहीं कब गिरफ्तार कर लिया जाऊँ, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। Like, comment, share, press the bell icon